हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सिलाकोटी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, अभी तक इस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा, जिसमें हमने ब्लड एज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड देखा था। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक और सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज लिम्फ, या जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि आज तक तो हमने ब्लड के बारे में सुना था, ठीक है, बट ये टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ होता क्या है? तो एक्चुअली जब हमने बात करी थी कि हमारी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक कनेक्टिंग लिंक है बीच में जो एक्सचेंज करने में हेल्प कर रही थी, राइट, जिसका नाम क्या था? कैपिलरीज। हमने बोला था कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी करेगी, बट बेस्ड ऑन द लोकेशन। ये बात करी थी कि अगर वो आर्टरीज के पास है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वहीं वेन्स के पास होगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होगी। इतनी बात हमने कर ली थी, ठीक है। अब वहीं से हम समझते हैं कि एक्चुअली जो ये टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ होता है ये बनता कैसे है, ये क्या होता है। देखो, सिंपल सा समझना है, जब कोई आर्टरी यहाँ से आ रही है और वेन इधर से आ रही है और बीच में है कैपिलरीज, तो इन कैपिलरीज में बेटा बहुत सारे होते हैं पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स, छेद होते हैं इसमें, ठीक है। तो जब वो प्रेशर से चीज़ें जा रही होती हैं तो कुछ फ्लूइड का पार्ट, कुछ प्लाज्मा, ठीक है, बाहर निकल जाता है, कुछ प्रोटीन्स बाहर चले जाती हैं, कुछ ब्लड सेल्स बाहर चले जाते हैं। कहाँ बाहर? जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है वहाँ चले जाएगा। समझ में आई? यानी कि उन वेसल्स के बाहर चले जाती हैं कुछ प्रोटीन्स, कुछ प्लाज्मा का पार्ट, कुछ ब्लड सेल्स। बट एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे क्या नहीं जाता है? आरबीसी नहीं जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हम बोल रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो लीक हो जाते हैं ब्लड से, ठीक है, ब्लड से लीक हो जाते हैं थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। जैसे कि मान लीजिए ये ब्लड कैपिलरी है तो यहाँ पे कुछ पोर्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। इन पोर्स से बाहर चले गई कुछ चीज़ें, क्या जा सकता है? ब्लड यहाँ पे रन कर रहा है ऑब्वियसली, है ना। तो ब्लड जब रन कर रहा है तो कुछ आपके प्लाज्मा यहाँ पे चले गया, कुछ ब्लड सेल्स चले गए, ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे बाहर चले जाती हैं। कहाँ? इंटरसेल्युलर स्पेस में। बाहर पे इंटरसेल्युलर स्पेस है, राइट। इतनी बात सबको समझ में आई। तो जो भी ये प्लाज्मा है, ब्लड सेल है, प्रोटीन है, अब यहाँ पे मैंने एक बात बोली कि आरबीसी एब्सेंट है, तो अगर आरबीसी एब्सेंट है तो क्या उसमें कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट आएगा इस फ्लूइड में जो ये बाहर आया है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसी वजह से बेटा जो ये लिम्फ बना है, हम बोलेंगे कि ये लिम्फ कैसा है? कलरलेस होगा। कैसा होगा? कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड होगा। इतनी बात सबको समझ में आई। और ये किसका पार्ट है? लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर हुई इतनी बात? और क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लिम्फ है वो ब्लड के कंपैरिजन में थोड़ी लेस प्रोटीन कैरी करेगा? क्या ये बात बोल सकती हूँ? ऑब्वियसली बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने बोला कुछ चीज़ें लीक करके बाहर जा रही हैं, है ना, सारी की सारी चीज़ें तो नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली ब्लड से तो कम ही यहाँ पे प्रोटीन्स होंगी, ठीक है। तो हम एक और बात लिख देते हैं कि कैरीज प्रोटीन्स लेस देन द ब्लड। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। 3 चीजें लिम्फ के लिए। क्या लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, कलरलेस टिश्यू फ्लूइड है। और दूसरी बात ये क्या है? पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम प्रोटीन्स की बात करें तो कैसी प्रोटीन्स होंगी? लेस देन द ब्लड, क्योंकि सारी की सारी प्रोटीन्स नहीं जाएंगी, लीक करके कुछ कुछ चीजें ही जाएंगी, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? तो बेटा ये कुछ डाइजेस्टेड जो आपकी चीज़ें हैं, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट है, उसको कैरी करेगा। याद रखना है किसको कैरी कर रहा है? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। कहाँ से? फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली। तो हम बोलेंगे फ्रॉम द
इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन से जो भी आपकी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट्स होंगी उनको ये कैरी करता है। क्या सिर्फ इतना काम है? नहीं, इसका काम क्या है, ये ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को बैक इनटू द ब्लड। अब आप मेरे को बताइए, जो भी ब्लड यहाँ से बाहर निकल के इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया है, अगर इसी तरीके से ब्लड का कंपोनेंट धीरे धीरे कम होते रहा तो हमारी बॉडी तो दिक्कत में आ जाएगी, है ना। तो जो चीज़ें बाहर निकली है उसकी ये जिम्मेदारी है कि इसको वापस जो है ब्लड में डालना है, ये चीज़ें वापस पहुंचानी ज़रूरी है क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड है उसको वापस से ब्लड में डाल देता है, ठीक है। तो चीज़ें चल कैसे रही हैं, एक फ्लो चार्ट के उससे देखेंगे। लिम्फ जो है वो हमारा बह रहा है कहाँ, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर, राइट। लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ है, उस कैपिलरीज में पोर्स हैं कुछ, नीचे से वहाँ से लीक होके चीज़ें आई और चले गई लिम्फेटिक कैपिलरीज में, ठीक है, जिसके अंदर लिम्फ बह रहा है। उसके बाद जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं बेटा, ये सब मिलके क्या बना देती हैं, आपका लिम्फ वेसल्स बना देती हैं। ये याद रखना है, बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज के अंदर लिम्फ ड्रेन होता है, उसके बाद सब लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके बना देती हैं लिम्फ वेसल। अब ये क्या करेगा, ये फाइनली ओपन हो जाएंगी बेटा वेन में। याद रखना है कि ये कहाँ पे ओपन होंगी, वेन्स में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इनका रिलेशन कुछ सर्कुलेशन में है नहीं, मतलब हार्ट से कोई रिलेशन नहीं, ऐसा सर्कुलेशन में हेल्प है। यानी कि लिम्फ वेसल फाइनली ओपन हो जाएंगी वेन्स में, और वेन्स कहाँ चले जाएगी, हार्ट के पास, फॉर द प्यूरिफिकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो भी चीज़ें बाहर निकल गई हैं उसको वापस से उस साइकिल में जाना ज़रूरी है, वरना इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ऐसे तो धीरे धीरे पूरा ब्लड खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस पूरी प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। इतनी बात आप सबको समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे चल के, अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, कि एक्चुअल में प्लांट्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है। ह्यूमंस के केस में तो हमने देख लिया कि हार्ट इन्वॉल्व है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, मतलब पंपिंग ऑर्गन और ब्लड वेसल्स, और साथ में वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड था। बट क्या प्लांट्स में भी सेम यही चीज़ होती है, वही आपका सेम पूरा ऑर्गन है? नहीं, उसमें आपने सुना होगा कि जो आपका वाटर है वो कैरी करने के लिए और फूड कैरी करने के लिए कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है, कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम। क्या आपने इस नाम को सुना है ना। और हम सबको पता है कि जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर कंडक्ट करता है, राइट। और वहीं जो फ्लोएम है हमारा, फूड कंडक्ट करता है, इतना तो हम सबको पता है ना। तो अब हम डिटेल में देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में होगा क्या, हमें पता है कि प्लांट्स मूव भी नहीं कर रहे हैं और उसमें हम देखते हैं कि डेड सेल्स भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि मूव भी नहीं कर रहे हैं, डेड सेल्स को रिमूव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन अगर स्लो भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे कैसा होगा, स्लो होगा। दूसरा, एक बात तो हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े ट्रीज भी हमने देखे हैं, राइट। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इन प्लांट्स वो कैसा होगा, लार्ज डिस्टेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो दो बात हमें समझ में आनी चाहिए कि प्लांट्स मूव नहीं कर रहे, लार्ज पोर्शन में कैसा है, प्रोपोर्शन में उसका डेड सेल्स है। यही दो रीजंस हैं जिसके वजह से कैसा होता है इनमें, प्लांट में स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों है, तो यही दो रीजन है, ठीक है, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि लार्ज डिस्टेंस में हो सकता है, ठीक है। प्लस इसके साथ क्या बोल सकते हैं हम, लार्ज डिस्टेंस में जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा देखा जाएगा इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक। अब बेटा दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज इनमें प्रेजेंट हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज प्लांट्स में जो कंडक्शन का काम कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं या तो फूड को या तो वाटर को, ठीक है। तो वो दो नाम क्या है जो आपको पता होने चाहिए। पहला है बेटा जाइलम, जो कि आपका वाटर कंडक्ट करता है, ठीक है। दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है आपका फ्लोएम, जो कि आपका फूड कंडक्ट करता है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब एक चार्ट के फॉर्म में हम समझेंगे एक एक करके 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जो जाइलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट कि वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है। अभी हमने बात करी कि ट्रांसपोर्ट क्या कैरी करेगा, ऑब्वियसली वाटर कैरी करेगा। अब वाटर कंडक्ट करने के साथ साथ ये कुछ मिनरल्स भी कंडक्ट करेगा, ऑब्वियसली। तो हम लिख देते हैं वाटर एंड मिनरल्स, राइट। अब फ्लोएम की बात करें तो ये फूड कंडक्ट करता है, कुछ अमीनो एसिड्स और कुछ अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं खाने के, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कैरी करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फूड प्लस अमीनो एसिड प्लस कुछ अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये कौन कैरी कर रहा है, आपका फ्लोएम कैरी कर रहा है, राइट। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि इसमें मेन टिश्यू इन्वॉल्व, टिश्यू फ्लूइड नहीं, टिश्यू इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन से टिश्यूज जो जाइलम के अंदर इन्वॉल्व हैं और कौन से जो फ्लोएम के अंदर इन्वॉल्व हैं। क्या नाम है उनका, जाइलम वेसल्स एंड। तो फ्लोएम के केस में क्या कौन होता है, मेन टिश्यू होता है यहाँ पे सीव ट्यूब, और दूसरा क्या है बेटा, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मेन टिश्यू जाइलम में कौन सा इन्वॉल्व है, जाइलम वेसल, और फ्लोएम में कौन सा इन्वॉल्व है, टिश्यू, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ये याद रहेगा, ठीक। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है इस फ्लो की, मतलब वाटर अगर कंडक्ट कर रहा है ये जाइलम तो ये किस डायरेक्शन में कंडक्ट करे। हम सबको पता है कि प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, ऑब्वियसली सॉइल से। किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट से कर रहा है ना। तो इसकी डायरेक्शन बेटा यूनिडायरेक्शनल होती है। याद रखना है हमें कि जो ये डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल। बट क्या यूनिडायरेक्शनल इनफ है इसको डिफाइन करने के लिए, नहीं। हमें ये भी बताना पड़ेगा, अगर हमने बोल दिया कि ऊपर से नीचे की तरफ को, रूट्स की तरफ को आ रही है, तो क्या ये ठीक हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम रूट्स किधर की तरफ को, टू एरियल पार्ट्स। क्या इतनी बात क्लियर है हमें, ठीक। अब देखो बेटा, फूड बन रहा है उन ग्रीन लीव्स में या ग्रीन पार्ट्स में। हम सबको पता है खाना कहाँ बन रहा है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, जो ग्रीन पार्ट है ऑफ द प्लांट, चाहे वो लीफ में हो चाहे कुछ स्टेम का पार्ट, यहाँ पे खाना बनेगा। बट ज़रूरत तो जो एक ग्रोइंग बर्ड है उसको भी है, बाकी लीव्स को भी है जहाँ खाना नहीं बन रहा, रूट्स को भी है, तो वहाँ पे कैसे पहुँचे खाना, तो उनको पहुँचाएगा फ्लोएम, राइट। इतनी बात हमें पता है। तो हम देख रहे हैं कि वो ऊपर भी हो सकता है उस लोकेशन के, जैसे यहाँ पे खाना बन रहा है तो ऊपर भी चाहिए, रूट्स में भी चाहिए नीचे। तो ये कैसा है बेटा, बाई डायरेक्शनल। कैसा है, अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे तो ये कैसा रहेगा, बाय डायरेक्शनल, ठीक है, बाय डायरेक्शनल। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ कि फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, सोर्स टू द सिंक मतलब जहाँ बन रहा है सोर्स, और सिंक जहाँ ज़रूरत है उसकी, तो ये क्या क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली बाई डायरेक्शनल ऐसा नहीं कि रूट से ऊपर की तरफ को खाना जब रूट्स में बन ही नहीं रहा तो एरियल पार्ट्स की तरफ को कैसे जाएगा, है ना। तो ये कैसे मूव करेगा, फ्रॉम सोर्स जहाँ पे खाना बना है, टू दी सिंक जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। इतनी बात क्या क्लियर हुई, सोर्स टू सिंक हमें चाहिए रहेगा। अब फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो बेटा रूट प्रेशर ही इनफ है, ठीक, एक रूट प्रेशर हो गया। साथ ही साथ आपने ट्रांसपिरेशन का नाम सुना होगा, क्या है उसमें कि ट्रांसपिरेशनल पुल सुनते हैं हम, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, दिन के टाइम पे लाइट पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, एरियल पार्ट्स से, जो एरियल पार्ट्स हैं, ठीक है, उनसे क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना। जो आपका वाटर लॉस हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसी को तो हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, है ना। और वही ट्रांसपिरेशन जब अपर पार्ट से उसमें लाइट पड़ रही है और वाटर जो है इवेपोरेट होते जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसकी वजह से एक पुल जनरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ को वो वाटर को खींच रहा है, राइट। तो यहाँ पे बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट का प्रेशर दोनों काम करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर बाय द जाइलम। क्लियर हुई ये बात। तो हम लिख लें इसको
कि यहाँ पे क्या सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, हम बोलेंगे यहाँ पे हमें चाहिए रूट प्रेशर के साथ साथ जो एक कंडक्शन है वो ट्रांसपिरेशनल पुल भी करवा रही है, ट्रांसपिरेशनल पुल। समझ आ गया, दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे क्या कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? नहीं, ठीक है। यहाँ नॉर्मली रूट जो है प्रेशर लगा रहा है, रूट प्रेशर से ये थ्रू हो जा रहा है। और दिन के टाइम पे जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है जिसके वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है, कंडक्शन हो पा रहा है वाटर का, वो होती है बेटा ट्रांसपिरेशन। और नाइट के टाइम तो ट्रांसपिरेशन होता नहीं है, तो क्या ये प्रोसेस चलेगी? नहीं चलेगी। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस काम करेगी, दैट इज रूट प्रेशर। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं फ्लोएम में कैसे हो, फूड का कंडक्शन कैसे हो। तो बेटा ये प्रोसेस पैसिव नहीं होती, मतलब ये प्रोसेस के लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी? एक्टिव प्रोसेस होगी, ठीक है। एक्टिव यानी कि जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये लिख दूँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस है तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अभी तक हमने क्या बात करी, एक बार कंक्लूड करते हैं कि जो प्लांट है उसमें स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है, लार्ज डिस्टेंस तक हो रहा है। स्लो क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो मूव नहीं कर रहे, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं, और बहुत सारे डेड सेल्स भी बहुत सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। फिर हमने बोला जाइलम कंडक्ट कर रहा है वाटर को, फ्लोएम कंडक्ट कर रहा है फूड को। ये दो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक। हमने क्या बोला कि इसका जो मेन टिश्यू इन्वॉल्व है इसमें जाइलम वेसल है, ट्रैकीट्स है, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हैं। फिर हमने बात करी डायरेक्शन की कि यूनिडायरेक्शनल होगा इन केस ऑफ जाइलम, मतलब रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ को, और फ्लोएम के केस में बाई डायरेक्शनल होगा फ्रॉम द सोर्स जहां खाना बन रहा है टू द सिंक जहां ज़रूरत है। समझ में आ गई। और ये भी याद रखना है कि सिंक ज़्यादातर जो ग्रोइंग बर्ड्स हैं, जो इमेच्योर हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो उनके पास पहुँचेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि ये जो जनरेट हो रहा है, जो कंडक्शन हो रहा है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो इधर हमने बोली जाइलम में तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पुल ये काम कर लेगा, कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वहीं फ्लोएम की बात करें तो वहां हमें एटीपी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि वहां पे एक्टिव प्रोसेस जो है इन्वॉल्व है, ठीक है बेटा। इतनी बात आप सबको समझ में आई। तो बेटा अब क्या है कि जो ये रूट प्रेशर है, जो ट्रांसपिरेशनल पुल है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। और अब बेटा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, उसके केस में फूड और वाटर का किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो मैंने मेंशन कर दिया है डेफिनेशन के लिए, आप लोग इसको देखेंगे, ठीक है। सिंपली समझते हैं, जब अगर हम रूट प्रेशर की बात कर रहे थे, जो पहला पॉइंट हमने बोला कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है पहला रूट प्रेशर के थ्रू, इतनी बात करी थी। तो जो रूट प्रेशर है वो कैसे हो रहा है ये समझो। क्या है? सॉइल है, सॉइल में वाटर भी है, मिनरल्स भी हैं, राइट। तो जब रूट्स क्या है, मिनरल्स को अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया, तो मिनरल्स उस रूट के पास पे क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, और बाहर पे वाटर ज़्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है। और अंदर क्योंकि मिनरल ज़्यादा हो चुके हैं, इसके वजह से क्या होगा, आपके आयन्स वहाँ ज़्यादा हो गए। अब आयन ज़्यादा हुए मतलब वाटर कम हो गया, और उसके कंपैरिजन में बाहर सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो ज़्यादा हो गया। तो ये मैकेनिज्म हमने सिंपल करा कि एक काम करते हैं, अगर हमें एनर्जी नहीं दोगे तो हम कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट सेट करते हैं, डिफरेंस सेट करते हैं, और ऑटोमेटिकली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, यहाँ पे रूट्स हैं, तो यहाँ पे अगर आपके आयन ज़्यादा थे तो इन आयन्स ने क्या करा, मूवमेंट कर लिया इसके अंदर। अब अंदर मूवमेंट कर लिया मतलब बाहर आयन्स हो गए कम। अब बाहर आयन्स कम मतलब वाटर ज़्यादा, और अंदर पे आयन ज़्यादा मतलब वाटर हो गया कम। तो इसी वजह से क्योंकि वाटर बाहर है ज़्यादा और इसके अंदर वाटर हो गया कम, तो मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इतनी बात समझ में आई। तो यही है रूट प्रेशर का सारा खेल, ठीक। इसको पढ़ लेते हैं। रूट टेक अप आयन्स फ्रॉम द सॉइल विच क्रिएट्स अ डिफरेंस। कैसा? कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इन दी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन होगा और वाटर में डिफरेंस आएगा, तो वाटर जो सॉइल का है वो मूव कर जाएगा रूट्स में। दिस इज सिंपली द रूट प्रेशर। दूसरा हमने बोला ट्रांसपिरेशनल पुल।
कैसे? एरियल पार्ट से जो वाटर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज एक्चुअली क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब हमने बोली दोनों बात, तो दिन के टाइम ही ट्रांसपिरेशन होता है, इतना तो हमें पता है, क्योंकि सनलाइट तभी आ रही है, तो पुल तभी जनरेट हो रहा है, तभी इवेपोरेशन हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मेजर ड्राइविंग फोर्स डे के टाइम पे कौन सा है, तो हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशनल पुल। क्लियर हुई इतनी बात? ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक। बट क्योंकि नाइट के टाइम पे दोनों चीज़ें हो नहीं रही, सिर्फ रूट प्रेशर हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर नाइट के बात करेंगे तो हम बोलेंगे रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर ही हो रहा है, ठीक है। अब मुझे आप बताएंगे कि क्या ट्रांसपिरेशनल पुल आपने कहीं और सुना है? कूलिंग इफेक्ट, तो जो आपकी बॉडी को जैसे कूलिंग इफेक्ट कैसे देते, स्वेटिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स के केस में जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है ये कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, किसको? प्लांट्स को। समझ में आया? टेम्परेचर रेगुलेशन में भी यानी कि हेल्प करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। तो फूड के केस में हमने बोला फ्लोएम कर रहा है, तो जो प्रोसेस है इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। इसको वर्ड को स्प्लिट करो, ट्रांस मतलब अदर, लोकेशन मतलब एरिया, है ना, जहाँ पे वो भेजना है। तो यानी कि जहाँ खाना बन रहा है उससे किसी अदर लोकेशन में भेजना है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो हमने बोला द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, लीव्स में खाना बन रहा है, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है फ्लोएम कर रहा है। ट्रांसलोकेट द फूड मेड बाय द लीव्स। अब कहाँ कर रही है? सोर्स टू सिंक, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब स्पेशली कहाँ डिलीवर करता है वो समझो। हमने बोला ग्रोइंग पार्ट्स में, ऐसी जगह जहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। कहाँ पे ज़्यादा होगी? स्टोरेज ऑर्गन्स में, रूट्स में जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं वहाँ पे, ताकि खाना स्टोर होके रहे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रूट्स में ज़रूरत है, सीड्स में ज़रूरत है, और जो ग्रोइंग ऑर्गन्स है वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स और ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी लास्ट जो लाइफ प्रोसेस हमारी इस चैप्टर की रही है, एक्सक्रीशन, उसको समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें आप रिवाइज करते चलें, नोट्स बनाते चलें, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ें। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़रूर से याद से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।